हे लर्नर्स, मैं विश्वजीत आपका स्वागत करता हूं ल्यूमेंस एकेडमी में। जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में रिफ्रैक्शन पढ़ा, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो चलिए देख लेते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस एक क्वेश्चन के द्वारा। हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन यू भी आर, कैपिटल आर है, μ1 एंड μ2। μ1 μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है when light goes from rarer medium to convex denser medium where signs have their usual meaning। क्या है इसका मतलब? ये जो क्वेश्चन लिखा गया है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद ही जो हम आगे पढ़ाने वाले हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल के लिए क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए वीडियो पॉज करके। अब इसका सॉल्यूशन हम आगे देखेंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि लाइट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ये हमारा मीडियम क्या है? ये हमारा रेयरर मीडियम है। और ये कौन सा मीडियम है? ये डेंसर मीडियम है। आपको ये दिख रहा है, ये रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम। और हम ले लिए हैं ओ हमारा ऑब्जेक्ट। ओ हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने लिया है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट से लाइट गया, ठीक है। और ये जो सरफेस है बल्ज्ड है, उठा हुआ है, धंसा हुआ तो नहीं है, ये क्या है? उठा हुआ है। तो ये सरफेस का नाम हो गया कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स डेंसर मीडियम है। जो मीडियम का जो सरफेस वो हमारा क्या है? कॉन्वेक्स है। जब लाइट कॉन्वेक्स सरफेस से होकर के पास किया तो ये हमारा रे डायग्राम हुआ। तो रेयरर से जब डेंसर जाएगा तो ये हमारा नॉर्मल होगा, नॉर्मल के करीब आया है हमारा। देखिए जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के करीब है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ है, जैसा कि आपको दिख रहा है इस वीडियो में। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। ये हमारा क्या है? दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या है? इंसिडेंट रे, और ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल है, जो हमारा सी से लेकर के डी ई जो लाइन देख रहे हैं, डॉटेड लाइन है, ये क्या है हमारा? ये हमारा नॉर्मल है। क्लियर? जब ये हमारा नॉर्मल है तो आई, ये जो एंगल देख रहे हैं, आई दिख रहा है आपको? आई, तो जब आपको आई दिख रहा है, आई में तो कोई दिक्कत नहीं, ये आई हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है हमारा? आर है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए ठीक है, आई और आर समझ लिए। और यहाँ पे क्या हमारा? अल्फा है, यहाँ बीटा है, यहाँ क्या है? गामा है, ठीक है। तो अल्फा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल क्या है? सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। गामा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। बीटा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर या नॉर्मल, एंगल सबटेंडेड बाय नॉर्मल, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे हमने कुछ कुछ चीज़ कंसिडर किया है, जैसे कि म्यू1। म्यू1 क्या है हमारा? म्यू1 है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम। म्यू2 क्या है हमारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। मतलब कि ये म्यू2 डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2, और यहाँ क्या ले लिए? म्यू1। चलिए आगे डेरिवेशन को देखते हैं। यहाँ पे कंसिडर कर लीजिएगा, ओ इज आवर पॉइंट ऑब्जेक्ट, आई इज द इमेज फॉर्म ड्यू टू रिफ्रैक्शन टू द कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। उसके बाद सी हमारा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। और उसके बाद जो हम लोग को लिखना है वो अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है, वो लिखेंगे, जो कि हमने आगे लिखा भी है। हमने आगे क्या लिखा है? जैसा कि आपको दिख रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया गया, ये हमारा दिख रहा है अल्फा, दिख रहा है ना ये अल्फा। तो ये अल्फा क्या है? डी ओ पी, दिख रहा है आपको? डी ओ पी है, तो डी ओ पी हमारा क्या है? अल्फा है। कोई दिक्कत? अकॉर्डिंग टू फिगर, फिगर जो देखना है, फिगर को देखिए, यहाँ पे हमारा डीओपी निकल गया। उसके बाद डी आई सी, यहाँ पे क्या हमारा? आई है, ये देखिए आई। तो डी आई सी हमारा क्या हो जाएगा? गामा। दिख रहा है वहाँ पे गामा लिखा हुआ है, ये देखिए गामा। क्लियर है? गामा दिख रहा है आपको। उसके बाद डी सी पी, डी सी पी, यहाँ पे सी है, तो डी सी पी क्या है हमारा? बीटा। क्या है? दिख रहा है आपको यहाँ पे? बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बीटा। हर एक एंगल को ध्यान से देखना है, ठीक है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हमें एक्सप्रेशन निकालना, यू भी कैपिटल आर म्यू1 म्यू2 के रेस्पेक्ट में। उतना रिलेशन निकालने से पहले हमें जान लेना है ये अल्फा है क्या। अल्फा तो समझ में आ गया, बीटा और गामा भी समझ में आ गया। क्लियर है? आई कहाँ पे है? एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है। आर हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग ये रिलेशन जो निकालेंगे, ये u भी क्या होगा? u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ये हम जानते हैं। o से लेकर के p तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? ये u हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। कोई दिक्कत है?
और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा। और इस जगह से लेकर के यहाँ से लेकर के मतलब P से लेकर के C तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मैंने ड्रॉ भी किया है, रेड लाइन से दिख रहा है आपको कि क्या क्या U होगा। इसको हम लोग U लिख सकते हैं, सॉरी ये आपको U दिख रहा है, U हो गया ये हमारा, ये पार्ट क्या हो जाएगा U, ये पार्ट क्या हो जाएगा V, पूछ निकाल दिए देखिए, और ये क्या हो जाएगा कैपिटल R, इसको आप लिख लीजिए कैपिटल R हो जाएगा। ठीक है, ये कैपिटल R आप खुद से लिख सकते हैं। तो जो भी है ये मैं बाद में लिखा भी हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल हम देख लेते हैं अपने मैथमेटिकल मैनिपुलेशन के बारे में बात करते हैं। जो हमारा मैथमेटिक्स है, जब हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो एक ट्रायंगल लेंगे DOC। तो यहाँ पे D दिख रहा है, O दिख रहा है और C दिख रहा है। ये ट्रायंगल देखिए DOC। अच्छा रहेगा इस डायग्राम को अगर आप कॉपी पे बना ले, कॉपी पे बना लेंगे तो आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगा, ताकि हम इसको एक्सप्लेन करते रहे और आप अपने कॉपी में देखते रहे। क्योंकि मैं यहाँ पे बनाऊंगा, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए कॉपी पे बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या है DOC, DOC में एक अल्फा एंगल है, एक बीटा एंगल है, और यहाँ पे क्या है I है। I हमारा एक्सटीरियर एंगल है, दिख रहा होगा आपको। DOC में I हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो I इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा नहीं लिख सकते हैं क्या, क्या है, कौन सा फॉर्मूला से, क्या है हमारा थ्योरम, हम पढ़े हैं बचपन में, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये हमने बचपन में पढ़ा है। ट्रायंगल का एक लॉ भी होता है, ट्रायंगल के जो एंगल्स का लॉ है वो हमने बचपन में पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। देखिए उसके विषय में यहाँ पे एस होगा, ये आपको लिखना चाहिए। यहाँ पे इसको आपने लिख दिया, एंगल DOC से हमने बात कर लिया। अब हम ट्रायंगल हमारा DOC कंप्लीट। ठीक है, ये I यहाँ पे जो आपको I दिख रहा है, दिस I विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो हमारा हो जाएगा ट्रायंगल DIC। DIC देखेंगे, D है यहाँ पे I और यहाँ पे C, DIC। जब हम DIC का बात करें तो यहाँ पे बीटा देखिए, बीटा हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया। क्या हो गया, बीटा हमारा एक्सटीरियर एंगल। R इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, R क्या है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और गामा क्या है, गामा यहाँ लिखे थे हमने DIC, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, इमेज के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया है वो हमारा गामा है, दिख रहा है आपको। तो बीटा इक्वल टू यहाँ पे R प्लस गामा नहीं हो जाएगा क्या, बीटा हमारा एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर इक्वल टू क्या होता था, ऑपोजिट, सम ऑफ ऑपोजिट ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों इंटीरियर एंगल है और ऑपोजिट में भी है, तो R प्लस गामा। तो हमने R प्लस गामा इक्वल टू बीटा लिख दिया और यहाँ से स्मॉल r का वैल्यू को निकाल लिया। स्मॉल r कहने का मतलब क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू निकाला, इसको इक्वेशन 1, पहले हमने इक्वेशन 1 लिया था, यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन क्या ले लेंगे 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, यहाँ पे I निकाले, यहाँ पे हमने R निकाला। अब क्यों हम निकाल रहे हैं I और R, ये आपको आगे पता चल जाएगा। अभी हम लोग यूज करने वाले हैं स्नेल्स लॉ, क्योंकि हमको तो म्यू1 म्यू2 भी लाना है ना। तो जब हम म्यू1 म्यू2 की बात करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की बात करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की बात करेंगे, तो उस समय हमारा स्नेल्स लॉ तो लगाना ही है। तो चलिए हम लोग स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं। तो जब हम स्नेल्स लॉ की बात करें तो ये है हमारा स्नेल्स लॉ। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ की बात करेंगे तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1। क्या है हमारा स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1। ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया। म्यू हमारा क्या था, डेंसर मीडियम, म्यू1 क्या था, रेयर मीडियम। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बना लिया, इसे लिख लिया। अगर हम मान लेते हैं फॉर स्मॉल एंगल, एंगल हमारा बहुत ही स्मॉल है, एंगल क्या है, बहुत स्मॉल है। अगर एंगल हमारा बहुत स्मॉल हो गया तो साइन आई इक्वल टू हो जाता है आई, इस बात को आप याद रखिए। साइन आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और साइन आर क्या होता है, आर हो जाता है। फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो स्मॉल एंगल के लिए क्या लिखेंगे, साइन आई इज इक्वल टू आई और साइन आर इक्वल टू आर। तो यहाँ आई के जगह, साइन आई के जगह पे आई लिख देंगे और साइन आर के जगह पे आर लिख देंगे। अगर यहाँ आई लिख दिए तो म्यू1 इंटू आई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे म्यू1 इंटू आई और यहाँ पे म्यू2 इंटू आर हो जाएगा। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू1 इंटू आई इज इक्वल टू म्यू2 इंटू आर आ जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है।
इसको हम ले लिए इक्वेशन 3। अभी अभी हमने क्या निकाला, इक्वेशन 1 में आई का वैल्यू निकाला, इक्वेशन 2 में आर का वैल्यू निकाला ना। जब 1 में आई और 2 में आर निकाल लिया तो इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों को जब हम यूज करेंगे तो क्या हमारा कुछ नया एक तड़कता भड़कता रिलेशन नहीं आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। जो हमारा अगला रिलेशन आएगा यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 की बात करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, आई की जगह पे अल्फा प्लस बीटा बैठा दिए और आर की जगह पे बीटा माइनस गामा बैठा दिए, इसको बैठा दिए। उसके बाद μ1 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, इधर μ2 को मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। मल्टीप्लाई कर देने के बाद ये जो μ2 है इसको इधर प्लस कर देंगे, कर दिया प्लस, और ये जो μ1 बीटा है इसको इधर ले आए, μ1 बीटा को इधर ले आए और μ2 गामा को इधर ले आए। जब ये आपस में एक्सचेंज हो गया तो ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और बीटा वाला पार्ट जो इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। देखिए वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर है? यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि हमारा जो μ2 गामा था वो इधर लेफ्ट हैंड साइड आ गया है और μ1 बीटा जो था वो माइनस होकर के राइट हैंड साइड आ गया है। यहाँ से बीटा को हमने कॉमन ले लिया, दिख रहा है आपको, बीटा को कॉमन ले लिया और ये ज्यों का त्यों रह गया और इसको इक्वेशन 4 लिख दिया हमने। क्या लिख दिया? इक्वेशन 4। उम्मीद करते हैं यहाँ तक भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे क्या है, जब हम आगे की बात करें, अगर हमारा एंगल क्या हो जाए, अल्फा बीटा गामा जो हो जाए वो बहुत छोटा हो जाए, तो जिस तरह से हमारा साइन आई इक्वल टू आई होता था उसी तरह से टैन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टैन अल्फा इज नियरली इक्वल टू अल्फा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। टैन अल्फा इक्वल टू अल्फा, टैन बीटा इक्वल टू बीटा, टैन गामा इक्वल टू गामा। क्यों? किसके लिए? फॉर स्मॉल अल्फा बीटा और गामा। हमारा जो एंगल्स है अल्फा बीटा गामा वो हमारा स्मॉल ही है, वो हमारा छोटा ही है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। अगर हम टैन अल्फा की बात करें, क्या दिख रहा है हमको? टैन अल्फा। टैन अल्फा की जब बात करेंगे तो कौन सा ट्रायंगल देखेंगे? जहां पे अल्फा है वो वाला ट्रायंगल देखेंगे। जैसे कि ट्रायंगल देखिए आप, DOX दिख रहा है, DOX। जब हम DOX ट्रायंगल देखेंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है? टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, समझे हैं? तो ये अल्फा है, अल्फा के ऑपोजिट वाला, अल्फा का ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा? DX परपेंडिकुलर, बेस क्या हो जाएगा? OX या XO। तो यहाँ पे हमने लिखा है परपेंडिकुलर, DX हमारा परपेंडिकुलर है, DX बाई XO हमने यहाँ लिख दिया, DX बाई XO। X और P नियरली इक्वल है, तो क्या DX इक्वल टू हम DP नहीं लिख सकते हैं? DX इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? DP, और XO इक्वल टू PO। इसको हमने नियरली इक्वल लिख दिया। इस पार्ट को आप भी लिखते चलिए, रुकना नहीं है, लिखते चलना है, ठीक है? तो नेक्स्ट जो होगा हमारा वो टैन बीटा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। दिख रहा है आपको? टैन बीटा इक्वल टू बीटा। तो जब हम बीटा की बात करें, यहाँ पे आपको बीटा दिख रहा है, ठीक है? तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे? DXC। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? DXC, बीटा वाला ट्रायंगल देखिए आपको, DXC। मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो DX फिर से हमारा परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, और XC हमारा बेस, तो XC बेस लिख दिया हमने। हर एक केस में परपेंडिकुलर बाय बेस ही होगा जी, है नहीं? परपेंडिकुलर बाय बेस आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो वहीं से हमने लाया हुआ है DX बाई XC, और DX को हम लिख सकते हैं DP और XC को लिख सकते हैं PC। X इज नियरली इक्वल टू P और X नियरली इक्वल है, तो X को हम P में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमको तो X से काम नहीं है, हमको काम किससे? P से, बिकॉज P इज आवर पोल, ठीक है? तो हमको P से काम है, तो P के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे जो बात है, यहाँ टैन गामा इज इक्वल टू गामा, ठीक है? तो यहाँ पे जहाँ पे गामा दिखेगा तो गामा वाला में DXI, देखिए ट्रायंगल कौन सा देखना है? DXI दिख रहा है आपको? DXI ट्रायंगल देखिए। जब हम DXI ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, यहाँ पे पहले क्या है? D है, फिर X है, फिर I है। तो DX हमारा फिर से परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे, और XI क्या हो जाएगा? बेस, DX बाई XI। उसी तरह से DP बाई PI हमने लिख दिया। और टैन अल्फा को अल्फा लिख सकता है तो अल्फा लिख दिया, टैन बीटा को बीटा लिख सकते हैं तो बीटा लिख दिए, और टैन गामा को क्या लिख सकता है हम? गामा, तो गामा लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये पार्ट जब आपको समझ में आ गया तो इन सब वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 4 जो कि हमने पिछले बार निकाला था, ये जो इक्वेशन 4 निकाला अल्फा बीटा गामा, इस अल्फा बीटा गामा के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? ये वैल्यूज जो आपको दिख रहा है,
ये वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा के जगह पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो आपको सारा वैल्यूज़ दिख रहा है ये अल्फ़ा बीटा गामा के जगह पे रखना है। तो चलिए हम रख देते हैं। तो जब हम बात करें यहाँ पे पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 4, तो हमने पुट किया। देखो जी, हम अल्फ़ा के जगह पे डी पी बाई पी ओ पुट किए, डी पी बाई पी ओ, और म्यू टू बीटा के जगह पे क्या पुट किए, देखिए म्यू टू बीटा के जगह पे डी पी बाई पी आई, सॉरी यहाँ पे गामा था, यहाँ पे क्या था हमारा, गामा था, सॉरी यहाँ पे अगर गामा था तो गामा के जगह पे गामा वाला वैल्यू पुट करेंगे। गामा में क्या था, डी पी बाई पी आई, तो डी पी बाई पी आई पुट कर दिया। और लास्ट में क्या था, बीटा, बीटा में क्या है हमारा, डी पी बाई पी सी, यहाँ पे डी पी बाई पी सी पुट कर दिए। कोई दिक्कत है? लेफ्ट हैंड साइड से क्या डी पी हम कॉमन नहीं निकाल सकते हैं? लेफ्ट हैंड साइड से क्या किए, डी पी को कॉमन निकाल लिए, निकाल लो जी, क्या दिक्कत है। जब हम लेफ्ट हैंड साइड से डी पी को कॉमन निकाल लिए तो हमको क्या मिलेगा, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से डी पी को कॉमन निकाले तो यहाँ पे हमको दिख रहा है ये डी पी आ गया हमारा इधर, ठीक है, और यहाँ भी डी पी आया। तो लेफ्ट हैंड साइड का डीपी और राइट हैंड साइड का डीपी कहाँ जाएगा जी, सीधा चांद पे। वेरी गुड। जब ये चांद पे जाएगा तो म्यू वन बाई पी ओ प्लस म्यू टू बाई पी आई, ठीक है, और म्यू टू माइनस म्यू वन बाई पी सी हो गया हमारा, क्या हो गया यहाँ पे, पी सी, ये रिलेशन आ गया। और इसी रिलेशन को हम थोड़ा ठीक से यहाँ पे लिख दिए, देखिए, और इसको इक्वेशन क्या ले लिए, 5, इसको इक्वेशन लिख दिया हम 5। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमने इस पार्ट को लिखा है। जैसे कि आपको ये दिख रहा है इक्वेशन 5 हमने इसे लिख दिया है। तो अब आगे क्या करना है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आगे अब क्या करें। यहाँ तक तो हो गया, अब आगे क्या करना है। जब हम आगे की बात करें तो अब हम यूज़ करेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट और कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक आप रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं साइन कन्वेंशन पे ज़बरदस्त कमांड रखना है। बिना कमांड रखे आप साइन कन्वेंशन पे रे ऑप्टिक्स नहीं समझ पाइएगा। और साइन कन्वेंशन तो बहुत डिफिकल्ट है नहीं, बहुत आसान। बायां साइड हुआ तो नेगेटिव, दाहिना साइड हुआ तो पॉजिटिव। इट मीन्स लेफ्ट साइड नेगेटिव एंड राइट साइड इज पॉजिटिव। ऊपर अपर साइड इज पॉजिटिव एंड लोअर साइड इज नेगेटिव। सीधा सीधी बात है। बायां गया तो नेगेटिव, दाहिना गया तो पॉजिटिव। लेफ्ट इज नेगेटिव और राइट इज पॉजिटिव, ठीक है। ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। इस बात को याद रखना अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स रूल, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेंगे, जब हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो पीओ, ये अगर हमारा सरफेस है तो इसी पे हम क्या ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे हमारा ड्रॉ हो जाएगा एक्सिस, पी से लेकर के ऊपर जाएगा एक्सिस, और इधर हमारा एक्सिस बना ही हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस जो कि हमारा बना हुआ है। पीओ को हमने लिखा है माइनस यू। पीओ हमारा माइनस यू क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है। ये कौन सा साइड है जी, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो माइनस बनता है, इसीलिए माइनस लिखा है हमने, ठीक है। पी आई हमारा राइट हैंड साइड हो गया। सरफेस से, सरफेस को ध्यान देना है। अब देखें किसको, तो जब मिरर रहेगा तो मिरर देखेंगे, और जब हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस रहेगा तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस देखेंगे। सरफेस से लेफ्ट साइड है कि सरफेस से राइट साइड है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये सरफेस है, तो सरफेस से राइट साइड जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस से राइट साइड हमारा पॉजिटिव दिख रहा है, राइट साइड पॉजिटिव। पी आई हमारा पॉजिटिव, इसलिए वी आई इक्वल टू क्या लिख दिया, प्लस वी, ठीक है। अब ये सरफेस का जो सर्कल बनेगा कहीं ना कहीं राइट हैंड साइड की तरफ ही बनेगा, आपको दिख भी रहा है। इसका अगर सरफेस सर्कल बनेगा तो इधर बनेगा जी, बनेगा ना जी। अगर एज्यूम्ड किया हुआ सरफेस अगर हम बनाए तो ये कहीं ना कहीं इस तरह का बनेगा, और इसका रेडियस भी किधर होगा, पॉजिटिव साइड। यहाँ पे जो कि दिख रहा है आपको क्या है हमारा डिस्टेंस, पी सी। पी से लेकर के सी तक का जो डिस्टेंस होगा, क्या वो हमारा प्लस आर नहीं होगा, किधर है, राइट हैंड साइड में है, इसलिए हमने प्लस आर लिखा है। और जो साइन कन्वेंशन से यहाँ पे वैल्यूज लिखा है, माइनस यू लिखा, यू हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, भी लिखा हमने, भी हमारा क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है, और आर हमारा क्या होता है, आर इज आवर रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब कुछ नहीं, अब जो भी वैल्यूज आया है उसको इक्वेशन 5 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 5। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पी ओ के जगह पे माइनस यू पुट किया, दिख रहा है, और यहाँ पे पी आई के जगह पे वी पुट किया, और पी सी के जगह पे आर पुट कर दिया। क्लियर है? जब ये वैल्यूज हमने पुट कर दिया तो अब आगे क्या, अब इसको सजा करके लिखेंगे। तो जब हमने सजा करके लिखा, अब ये बात क्या, म्यू टू बाई वी पॉजिटिव में है तो इसको पहले लिखेंगे, ये नेगेटिव में है तो इसको बाद में लिखेंगे। वही बात यहाँ पे लिखा है, म्यू टू बाई वी पॉजिटिव में था इसलिए वो पहले लिख दिया, और पहले वाला पार्ट नेगेटिव में था तो इसको बाद में लिख दिया, म्यू वन बाई यू, ठीक है। उसके बाद म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। क्या ये रिलेशन यू भी
म्यू1, सॉरी एक कैपिटल आर भी होगा, कैपिटल आर, और क्या था, म्यू1, म्यू1 और क्या था, म्यू2, म्यू2 के टर्म्स में नहीं आया है क्या? ये पांचों का टर्म्स में है ना, तो ये रिलेशन हमारा आ गया, और जिस चीज को हम डिराइव करना चाह रहे थे वो हमारा डिराइव हो चुका है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, मैं एक बात बता रहा हूँ, फिर से रिवाइंड करके देखिए इस चीज को, आपको जरूर समझ में आएगा। अब एक बार में ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको समझ में ही आ जाए, ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन अगर आप बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। 1 से 2 बार में तो उम्मीद करते हैं एकदम ही समझ में आएगा। बस ध्यान क्या रखना है, साइन कन्वेंशन पे ध्यान रखना है, रे डायग्राम पे ध्यान रखना है। रे डायग्राम में एक चीज पे एकदम ध्यान रखिएगा, जब लाइट रेयरर से डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रहा है कि नहीं। नॉर्मल कैसा बनेगा, सरफेस से इस तरह से नॉर्मल बने कि जब सरफेस पे, कर्व्ड सरफेस पे जब भी नॉर्मल बनाएंगे तो नॉर्मल हमेशा याद रखिएगा उस कर्व्ड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास होगा। जो बात अभी मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कर्व्ड सरफेस रहेगा, जो कि कर्व्ड सरफेस आपका रहता है, ठीक है, जो कर्व्ड सरफेस रहेगा, कर्व्ड सरफेस का अगर रेडियस इधर है तो ये रेडियस मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर मान लीजिए ये है, तो जो नॉर्मल पास होगा, जो डॉटेड लाइन में हम लोग नॉर्मल बनाते हैं, वो नॉर्मल हमेशा याद रखिएगा कि ये पॉइंट से होकर के ही पास होगा, और वो पॉइंट हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर ही पास होता है क्या, हमारा नॉर्मल। ठीक है, जब भी हम लोग स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट होगा, यहाँ पे तो हमने रेयरर से डेंसर में गया, अब डेंसर से रेयरर में जाने के लिए, अब डेंसर मीडियम हमारा कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स ही रहेगा, डेंसर मीडियम कॉन्वेक्स रहेगा। अब यहाँ से लाइट कहाँ जाएगा, रेयरर मीडियम में जाएगा, उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, वो हम अगले वीडियो में निकालेंगे। इस वीडियो में यहाँ तक के लिए इस एक्सप्रेशन को समझिए, अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन के साथ हम आएंगे और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे, और डेरिवेशन भी हमारा साथ ही साथ हो जाएगा। इसीलिए आपको इस वीडियो को बार बार देखना है। क्या करना है, इसको अगर देखिएगा, ये समझ गए तो अगला पार्ट आसानी से समझ जाइएगा। इसको एकदम समझना, ये इनिशियल स्टेज है, ये समझ गए तो लेंस मेकर फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, अगर इसको समझ गए तो लेंस मेकर फॉर्मूला चुटकी बजा के बना लीजिएगा, अगर ये नहीं समझे तो लेंस मेकर फॉर्मूला हवा ही नहीं लगेगा। इसीलिए इस चीज़ पे ध्यान रखिए। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। मैं जो बात बताया आपको समझ में आ गया। अगर मेरा बात आपको समझ में आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। ये बात तो आप जानते ही हैं, जितना ज्ञान बांटिएगा उतना ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, अब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।